नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस इंसान की कहानी जो सिर्फ एक शिकारी नहीं था, बल्कि मौत का पीछा करने वाला एक बहादुर योद्धा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिग्गज शिकारी केनेथ एंडरसन की। उसका नाम सुनते ही दक्षिण भारत के घने जंगलों में छुपे आदमखोर बाघ और खूंखार तेंदुए भी जैसे डर से कांप उठते थे। केंथ एंडरसन ने अपने जीवन में ऐसे कई जानलेवा अभियानों का सामना किया, जहां हर पल मौत उसके एक कदम पीछे होती थी। कभी अंधेरी रात में, कभी घने जंगलों में, और कभी किसी नाले के पास छिपे खौफनाक शिकारी के निशाने पर। और आज हम उसी की सबसे रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी सुनेंगे। होश दुर्गा और होलाल केरे के उस आदमखोर की कहानी, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। रात ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों की हंसी की जगह गांवों में सन्नाटा था, और हवा में सिर्फ एक नाम गूंजता था, आदमखोर। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये चैनल सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है। ये उन खतरनाक सच्चाइयों की दुनिया है जहां इंसान और मौत आमने सामने खड़े होते हैं। हमारा ये स्टोरी शॉर्ट्स चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ कहानी नहीं सुनते, बल्कि हर शब्द को महसूस करते हैं। जंगल की हवा की ठंडक, सूखे पत्तों की चरमराहट, और अंधेरे में छुपी उस निगाह को जो शिकार की तलाश में धीरे धीरे करीब आ रही होती है। और हमारे उन नियमित दर्शकों को जो पहले दिन से हर कहानी सुनते आए हैं, टाइम चाहे रात का हो या सुबह का, आप लोग सिर्फ श्रोता नहीं, बल्कि इस सफर का हिस्सा है। आपका प्यार, आपकी कमेंट्स और लोगों का ये कहना कि भाई, आपकी कहानी सुने बिना नींद नहीं आती, यही बातें हमें और बेहतर और ज्यादा रियल कहानियां ढूंढने पर मजबूर करती है। हर कहानी को ढूंढने में, उसे सही रूप देने में हम घंटों रिसर्च करते हैं। किताबें, पुराने रिकॉर्ड, समाचार, जंगलों के किस्से, सबको मिलाकर तब जाकर आपके सामने ये कहानी आती है। और सच कहूं तो आप जैसे श्रोताओं का प्यार ही हमारी असली ताकत है। ये चैनल इसलिए जिंदा है क्योंकि आप सुनते हैं, महसूस करते हैं और डर को एंजॉय करते हैं। तो आज भी तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस आदमखोर के आतंक की सच्चाई है जिसने होलाल केरे और होश दुर्गा की रातों को खून और खून में बदल दिया दिया था। और दोस्तों, जिन प्यारे लिसनर ने सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, उनके नाम कहानी के अंत में लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं होश दुर्गा होलाल केरे आदमखोर, जिसका आज पहला भाग है। होलल ओलल केरे चित्रदुर्ग जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो स्वयं मैसूर राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, और उत्तर पूर्व में मद्रास प्रांत के बेल्लारी और उत्तर पश्चिम में बॉम्बे प्रांत की सीमा से लगा हुआ है। ये लंबे समय से बाघों द्वारा नरभक्षण की छिटपुट घटनाओं का केंद्र रहा है, और इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि यह इलाका उन बाघों का निवास स्थान है जिन्हें मानव मांस का स्वाद विरासत में मिला है। लगभग 10 वर्ष पहले इस क्षेत्र में मानव हत्या की कई घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद मैसूर गजट में विज्ञापन देकर इस क्षेत्र को बड़े शिकार के लाइसेंस की आवश्यकता के बिना बाघों के मुफ्त शिकार के लिए खोल दिया गया था। उस समय बेंगलोर में एक बहुत ही खेल प्रेमी जोड़ा रहता था, एंगस मैक्टविश और उसकी पत्नी, जो एक जंगली जानवर, खासकर एक नरभक्षी, को मारने के लिए उत्सुक थे। और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि हम 3 लोगों का एक समूह बनाएं और इस प्रयास में लगभग 4 सप्ताह बिताएं। तदनुसार हम मैकटविश की कार में बेंगलोर से उसी जिले की राजधानी चित्रदुर्ग तक गए। नाम, जहां हमने जिला वन अधिकारी से मुलाकात की ताकि हाल ही में हुई हत्याओं और उनके स्थान के बारे में सभी संभावित जानकारी प्राप्त की जा सके। यह अधिकारी बहुत सहयोगी था, और उसने हमें बताया कि मौजूदा नरभक्षी का क्षेत्र चित्रदुर्ग कस्बे के बाहरी इलाके से लेकर होल्लकेरे कस्बे तक फैला हुआ है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील दूर है। और वहां से 9 मील दक्षिण की ओर होसदुर्गा नामक छोटे से गांव तक फैला हुआ है, जहां से हाल ही में 2 मानव पीड़ितों को ले जाया गया था।
होसदुर्गा से बाघ की गतिविधियों की दिशा पूर्व की ओर विशाल जलाशय मरिकानावे या वानी विलास, जैसा कि इसे कभी कभी जाना जाता है, की सीमाओं तक 5 मील दूर एक विशाल झील जिसमें विशाल मछलियां और मगरमच्छ रहते थे तक फैली हुई थी। इस झील के किनारे किनारे और उत्तर की ओर एक मोटे तौर पर चीतलद्रुग शहर तक। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वास्तव में इस नरभक्षी को एक पुराने किले के खंडहरों के बीच देखा गया था, जो शहर के दक्षिण में अचानक उठी हुई योगी मठ नामक एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था। मुझे पता था कि इस पुराने किले के आसपास लंबे समय से आवारा भालू और चीते तथा कभी कभार बाघ भी दिखाई देते थे, लेकिन आगे विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि होलालकेरे और होसदुर्गा की ओर बढ़ा जाए, जहां स्थानीय रिपोर्ट सुनने के बाद परिस्थितियों के अनुसार हम अपना संचालन केंद्र स्थापित करेंगे। अगली सुबह जल्दी निकलकर हम 1 घंटे के भीतर होलालकेरे पहुंच गए, जहां नरभक्षी के नजदीक होने पर घबराहट, उत्तेजना और डर का माहौल हमेशा बना रहता है। हमें तरह तरह की कहानियां सुनाई गई, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल विरोधाभासी थी, और इन ढेरों बातों से हम बस इतना ही समझ पाए कि नरभक्षी एक बहुत ही चतुर जानवर था। हर जगह घूमता था और अप्रत्याशित जगहों पर भी अचानक प्रकट होने की क्षमता रखता था। एक प्रचलित अफवाह यह थी कि वह अक्सर खजूर के पेड़ों के एक विशाल बागान में बीच बीच में लैंटाना की घनी झाड़ियों के बीच होलालकेरे से होसदुर्गा जाने वाली सड़क के दोनों ओर घूमता था। ये बागान ठीक आगे शुरू हुआ था, होलालकेरे के बाहरी इलाके में। हमें बताया गया कि उसके पैरों के निशान सड़क पर लगभग रोजाना देखे जा सकते हैं, और हमें सलाह दी गई कि हम रात भर दोनों जगहों को जोड़ने वाले 9 मील के रास्ते पर मोटर से चले, क्योंकि देर सवेर हमें उस नरभक्षी से जरूर सामना होगा, खासकर ताड़ के बाग से गुजरते समय। तदनुसार हम उस रात 7 बजे निकल पड़े और होलालकेरे को 1 मील पीछे छोड़ दिया था। जब ताड़ के पेड़ों की लंबी फैली हुई पत्तियां नजर आने लगीं, उनके नुकीले तनों की करीबी कतार आधार पर पूरी तरह से लैंटाना की घनी और निरंतर फैली हुई झाड़ियों से छिपी हुई थी। इस बिंदु से हम कछुए की गति से आगे बढ़े, सभी दिशाओं में स्पॉटलाइट चमकाते हुए, जबकि चमचमाती हेडलाइट्स सड़क को भेद रही थी। आधा मील तक इसी तरह आगे बढ़ने पर हम उके नामक एक बहुत ही काले बालों वाले आदमी के पास पहुंचे, जो हमारे दाहिनी ओर लगभग 15 फीट ऊंचे ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया था और नुकीले पत्तों के बीच गुच्छों में लटके छोटे पीले आधे पके खजूर के गुच्छों को निगलने में व्यस्त था। हम पास पहुंचे और गाड़ी रोक दी, तभी वह अजीब आदमी नीचे उतरने लगा। हालांकि आधे रास्ते में उतरते ही वह रुक गया और हमारी तरफ देखने लगा, और मेरे साथी ये देखकर हैरान रह गए कि उनका अजीब आदमी एक सुस्त भालू था, जो खजूर की दावत में व्याकुल था। मुझे शुरू से ही पता था कि वह एक भालू है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे साथी खुद जाने। अपनी स्प्रिंगफील्ड राइफल से श्रीमती मैक्टविश ने गाड़ी से एक जोरदार गोली चलाई, जिससे वह जीव जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। फिर हम बिना कुछ देखे होसदुर्गा की ओर बढ़े, होलालकेरे लौटे और फिर हर दिशा में 2 बार आगे पीछे घूमे, लेकिन अपनी आखिरी वापसी यात्रा में भालू के शव के पास एक लकड़बग्घे के अलावा कुछ नहीं दिखा। इसलिए इस डर से कि अगर हम शव को वहां और देर तक छोड़ देंगे तो वह नष्ट हो जाएगा, हम तीनों ने अथक प्रयास करके उस भारी शरीर को मैक की कार के इंजन और आगे के मडगार्ड के बीच की जगह पर चढ़ा दिया। हालांकि भालू के बाल लंबे होते हैं, फिर भी वे फिसलन भरे होते हैं। जैसे ही जानवर के किसी भी हिस्से को मजबूती से पकड़ना सबसे कठिन हो गया, जो उंगलियों से फिसलने लगा, वजन उठा लिया गया। अल होलालकेरे गर्मागर्म दलिया, बेकन और अंडे के साथ। अगली सुबह हमने ट्रेवलर्स बंगले में चाय पी, जिसे श्रीमती मैक्टविश ने बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया था। फिर भालू की खाल उतारने के बाद हमने होसदुर्गा जाने का फैसला किया, जहां हाल ही में हुई 2 मानव हत्याओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सके।
दिन के उजाले में खजूर के बागानों में घूमते हुए हमें आसपास फैले लैंटाना के घनेपन का पूरा एहसास हुआ। पिछली रात को तो इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था, और ऐसी जगह पर बाघ देखने या उसे गोली मारने की उम्मीद भी कम ही थी। होसदुर्गा में हमें पहले के 2 बाघों की कहानी सुनाई गई। त्रासदिया। पहली घटना लगभग 3 सप्ताह पहले घटी थी। 11 वर्ष की एक लड़की, जो संयोग से तालुके के अमिलदार की दूर की रिश्तेदार थी, अपने माता पिता के साथ गांव के बाहरी इलाके में एक घर में रहती थी। रात के 8 बजे वह बाहर गई थी, संभवतः शौच के लिए, और फिर कभी नहीं देखी गई। न ही उसकी नियति को समझाने वाली कोई चीख या आवाज सुनी गई थी। उसके वापस न लौटने से चिंतित उसके माता पिता लालटेन लेकर उसके पीछे गए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। न ही कठोर जमीन पर कोई निशान दिखाई दिए। अधिकाधिक चिंतित होकर उन्होंने गांव को जगाया, और लगभग 2 घंटे में लगभग 50 लोगों का एक दल लालटेन, डंडे, कुल्हाड़ी और 2 थूथन लोड करने वाली बंदूकों से लैस होकर लड़की की तलाश में निकल पड़ा। हालांकि उस रात अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका। अगले दिन और प्रयास किए गए, और आधे मील दूर कांटों के बीच उलझे हुए फटे हुए अंडरवियर के कुछ टुकड़े पाए गए। उस छोटी लड़की के अवशेषों का कभी कुछ नहीं मिला। दूसरी हत्या 12 दिन पहले हुई थी इस प्रकार। मारिकानावे जलाशय पूर्व में लगभग 5 मील दूर था। इसके किनारे से लगभग आधे रास्ते पर और वहां तक जाने वाले रास्ते को पार करते हुए एक छोटी सी धारा बन रही थी, जो रास्ते के किनारे एक छोटी लेकिन काफी सुंदर थी। गहरा तालाब। इस तालाब का इस्तेमाल गांव के 2 भाइयों द्वारा किया जाता था, जो पेशेवर धोबी या धोबी थे, कपड़े धोने के लिए एक सुविधाजनक स्थान के रूप में। उनके पास 3 गधे थे, जिनका इस्तेमाल तालाब से कपड़े लाने और ले जाने के लिए किया जाता था। उस शाम उन्होंने लगभग 5 बजे अपना काम पूरा कर लिया, गधों पर सामान लादा और घर की ओर लौट रहे थे। ये जानवर, उनका एकमात्र स्टॉक इन व्यापार होने के कारण विशेष ध्यान रखा जाता था। एक भाई आगे चल रहा था, उसके पीछे 3 गधे कतार में थे, और दूसरा भाई सबसे पीछे था। वे होसदुर्गा से 1 मील दूर थे जब एक बाघ छिपकर कूदा, अग्रणी व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके आवाज करने से पहले ही उसके साथ गायब हो गया। पीछे वाले उसके भाई ने जो कुछ हुआ था उसे देखकर अपना सिर खो दिया और वापस तालाब की ओर भागा। जब रात के 8 बज गए और न तो गधे और न ही भाई होसदुर्गा पहुंचे, तो दोनों पत्नियां घबरा गई और पूरे गांव में हंगामा मचा दिया। रात के 10 बजे तक लालटेन, डंडे और बेशक 2 बंदूकों से लैस लगभग 60 आदमियों का एक दूसरा खोजी दल खोज में निकल पड़ा। कुछ ही देर में उन्हें 3 लापता गधों में से एक मिला, जो पगडंडी के बीचों बीच बेफिक्र होकर बैठा था। उसकी पीठ पर अभी भी कपड़े धोने का गट्ठर बंधा हुआ था। आगे तालाब से 1 फरलांग पहले उन्हें वह आदमी मिला जो दुम मोड़कर भाग गया था। अपने भाई के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद जंगल में खुद को अकेला पाकर वह डर के मारे बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें ऊपर की ओर उठी हुई थी। लगभग 1 घंटे बाद वह इस भयानक खबर को धीमी आवाज में फुसफुसाने की हालत में आया। उसके साथ दल फिर उस जगह पर लौटा जहां हमला हुआ था, जहां लापता आदमी को ढूंढने का आधा अधूरा प्रयास किया गया। स्वाभाविक रूप से यह असफल रहा और अगले दिन लौटने का निर्णय लिया गया। तदनुसार दिन के उजाले में पार्टी फिर से वापस आ गई। जब व्यापक खोज में फटे हुए कपड़ों के टुकड़े, खून के निशान मिले और अंत में उस बदकिस्मत आदमी के अवशेष, जो रात में 3/4 खा लिए गए थे। बस उसका सिर, 2 हाथ, एक पूरा पैर और बस बचा हुआ पैर बचा था, जिन्हें विधिवत इकट्ठा करके दाह संस्कार के लिए होसदुर्गा वापस लाया गया। रास्ते से 1 फरलांग दूर बचे हुए 2 गधे खुशी खुशी चल रहे थे। अब एक और खबर आई कि 4 दिन पहले होलालकेरे जा रही एक बैलगाड़ी पर, जिसमें 2 बैलों का जोड़ा था, दोपहर लगभग 3 बजे होसदुर्गा से 3 मील दूर एक बाघ ने हमला कर दिया था। इस घटना में चालक गाड़ी से कूदकर भाग गया था और जंगल के रास्ते एक घुमावदार रास्ते से गांव लौट आया था। अगली सुबह एक दल उस गाड़ी को ढूंढने गया था,
जिसमें एक बैल अभी भी सड़क किनारे खड़ा था। मुश्किल से 50 गज की दूरी पर दूसरे बैल का बचा हुआ हिस्सा पड़ा था, जिसे बाघ ने मार डाला था, जुए से छुड़ा लिया था। इतनी दूर तक ले गया था और फिर अपने अभागे साथी के सामने ही उसे खा गया था। इन सभी समाचारों के साथ हमें यह भी बताया गया कि दो शिकारियों का एक प्रतिद्वंद्वी दल उस छोटे से एक कमरे वाले यात्री बंगले पर कब्जा कर चुका है, जिसका होसदुर्गा गांव में बखान किया जाता था। वे लोग कार से लगभग 5 दिन पहले ही वहां पहुंचे थे। हमारी शैली में सचमुच बाधा आ गई, क्योंकि जब दूसरे खिलाड़ी हमसे पहले ही आ चुके थे, तो नरभक्षी को गोली मारने की कोशिश शुरू करना क्रिकेट जैसा नहीं होता। इसके अलावा ज्यादा रसोइये शोरबे को बिगाड़ देते हैं। वाली पुरानी कहावत के अनुसार ज्यादा शिकारी आमतौर पर अपने शिकार को डराने के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाते, यानी अगर वे इस बीच गलती से एक दूसरे पर गोली न चला दें। जब तक हमने ये सारी जानकारी इकट्ठा की, तब तक 10 बजने वाले थे और हम होलाल केरे लौटने की सलाह पर विचार कर ही रहे थे। तभी वे दो खिलाड़ी आ पहुंचे। वे दोनों युवा थे और अनुभवहीन होने के बावजूद खेल के प्रति बेहद उत्सुक थे। अपना परिचय देते हुए उन्होंने वह सारी खबर दोहराई जो हम पहले ही सुन चुके थे, और आगे कहा कि उन्होंने पिछली 2 रातों से उस जगह के आसपास भैंसों के लिए चारा बांध रखा था जहां धोबी को मारा गया था। पहली रात कुछ नहीं हुआ था और कुलियों का उनका दल उस सुबह यह पता लगाने निकला था कि पिछली रात चारा कैसा रहा था। हमने इन सज्जनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हम होलाल केरे लौट जाएंगे ताकि उनके रास्ते में न आए। हालांकि उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी, हमारे इस कृत्य को अपना निजी अपमान समझा और हमसे अगली सुबह तक बंगले में उनके साथ रहने की विनती की। उन्होंने बताया कि उन्हें बेल्लारी लौटना है, जहां से वे आए थे। इस सारी दोस्ताना बातचीत के बीच उनके कुलियों का दल ये घोषणा करने आया कि चारा पिछली रात ही मार दिया गया था और आधा खा लिया गया था। वे दोनों लड़के आतिथ्य की पराकाष्ठा थे और उन्होंने हमें अपने चारे पर बैठने का मौका दिया। कहने की जरूरत नहीं कि हम इसके लिए राजी नहीं थे। दोपहर के भोजन के बाद हम उनके साथ शिकार को देखने और हर संभव मदद करने के लिए निकल पड़े। हमने पाया कि लड़कों ने अपना चारा पत्थरों से भरे क्षेत्र में बांधना बहुत ही नासमझी भरा फैसला लिया था। इसके अलावा उन्होंने जानवर को ठीक से बांधा भी नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप बाघ ने रस्सी तोड़ दी और अपने शिकार को आंशिक रूप से एक चट्टान के पीछे घसीट लिया और उस पेड़ से पूरी तरह से दूर ले गया जिसके चारों ओर वे मचान बनाने वाले थे। जिस जगह शिकार को घसीटा गया था, वहां नरभक्षी के पहुंचने के 2 संभावित रास्ते थे, अगर वास्तव में किसी नरभक्षी ने ही चारे को मारा था। पहला रास्ता उस रास्ते की ओर से था जहां धोबी मारा गया था, और दूसरा शिकार के लगभग दक्षिण पूर्व में लगभग 1/4 मील दूर स्थित एक पहाड़ी से। आसपास पड़े कई पत्थरों में से 2 अलग-अलग पत्थर इस तरह रखे गए थे कि हर एक से इन संभावित पत्थरों का नजारा देखा जा सकता था। पहुंच की रेखाएं, साथ ही शिकार और एक दूसरे की पहुंच की रेखाएं। इसलिए दोनों खिलाड़ियों ने इन शिलाखंडों के पीछे एक-एक करके बैठने का फैसला किया। मैंने ये सुझाव देने का साहस किया कि चूंकि प्रतिद्वंद्वी वे जिस व्यक्ति से निपट रहे थे वह भी कांटों की छिपी दीवार के पीछे छिपा हुआ आदमी हो सकता था। वे इस बात से सहमत नहीं थे, हालांकि पत्थरों के ऊपर बैठना ज्यादा सुरक्षित होता, इसलिए उन्होंने पत्थरों की ओर पीट करके जमीन पर बैठने का फैसला किया। उन्हें कुछ कटी हुई कंटीली झाड़ियों के पीछे किसी तरह से छिपाकर हम इन बहादुर लड़कों को शाम 16 बजे बंगले पर लौटने के लिए छोड़ आए। मैं उनकी भलाई के लिए चिंतित था और जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए उनके पास ही रुकना चाहता था, लेकिन अंततः मैंने सोचा कि मेरी उपस्थिति बाघ को डरा सकती है और मेरा मकसद गलत समझा जा सकता है। उस दोपहर हमें क्या पता था कि एक भाग्यशाली रात के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं ही हमारे समूह के किसी भी सदस्य द्वारा उन अच्छे लड़कों में से किसी के लिए कहे गए आखिरी शब्द थे। हमने शाम बंगले में बिताई, चाय पीते,
सिगरेट पीते और बातें करते हुए और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गांव वालों से बातचीत करते रहे। दक्षिण पश्चिम से तेज हवा चल रही थी, जिससे उन दो लड़कों की राइफल की गोली की आवाज सुनना नामुमकिन था, जो 1 मील से भी ज्यादा दूर थे। हमने जल्दी खाना खा लिया और फिर मैक्टविश और उनकी पत्नी सो गए। फिर भी मैंने बरामदे में बैठकर जंगल की कोई भी आवाज सुनने का फैसला किया जो मुझे सुनाई दे सकती थी। रात के 11 बजने वाले थे। पिछले 1 घंटे से गांव में सन्नाटा पसरा था और मैं सोने की सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसे मैंने तुरंत पहचान लिया कि दूर से कोई दौड़ता हुआ, लड़खड़ाता हुआ कदम आ रहा है। ये समझते हुए कि उस शाम पहले ही इतनी जोरदार तरीके से महसूस किए गए आसन संकट के मेरे सहज भय ने मुझे गुमराह नहीं किया है, मैंने जल्दी से अपनी राइफल और टॉर्च उठाई और दौड़ने वाले से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। वह इंस निकला, दोनों खिलाड़ियों में से एक। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह पसीने से लथपथ था और नशे में धुत आदमी की तरह लड़खड़ा रहा था, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था और बार बार पीछे देख रहा था। उसे कंधे से सहारा देते हुए मैंने पूछा कि उसके साथी का क्या हुआ। बेचारा लड़का इतना थक गया था कि मुश्किल से बोल पा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने हांफते हुए ये भयानक शब्द कहे। बाघ उसे उठाकर ले गया, उह उह, और मेरे कंधे पर बच्चे की तरह रोने लगा। मैं उसे जल्दी से बंगले ले गया, जहां मैंने मैक्टविश और उसकी पत्नी को कांपते हुए जगाया। हमने इंसको ब्रांडी की एक जोरदार खुराक दी, उसे लिटाया और 2 कंबलों से ढक दिया, क्योंकि अब वह एस्पन की तरह हो गया था, जो उस प्रतिक्रिया के कारण शुरू हो गया था। फिर श्रीमती मैक्टविश के हाथ रगड़ते हुए हम बेसब्री से उसकी कहानी का इंतजार करने लगे, और यह वाकई एक असाधारण कहानी थी। वह चट्टान के नीचे बैठा था और रास्ते से आने जाने का रास्ता देख रहा था, जबकि उसका साथी टॉड दूसरी चट्टान के पीछे पहाड़ी से आने जाने का रास्ता देख रहा था। अंधेरा होने से कुछ देर पहले इंस को लगा कि उसने टॉड से कुछ दूर, जहां पहाड़ी से जमीन धीरे धीरे नीचे की ओर ढलान पर थी, झाड़ियों में एक लंबी लाल रंग की वस्तु हिलती हुई देखी है। बेशक उसके पास टॉड को अपनी देखी हुई बात बताने का कोई जरिया नहीं था, और वह जानता था कि टॉड को भी इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वह जगह उसी चट्टान से उसकी नजर से छिपी हुई थी जिसके नीचे वह टॉड बैठा था। इंस झाड़ियों को देखता रहा, लेकिन उसके बाद उसे कुछ नहीं दिखा। फिर अंधेरा छा गया और लगभग रात के 10 बजे तक थकान भरे घंटे बीते गए। परछाई में शिकार दिखाई नहीं दे रहा था, हालांकि तारों की हल्की रोशनी से इंस अपने आसपास देख पा रहा था। अचानक इंस ने एक हल्की सी धमाका, हल्की सी घिसटने की आवाज और फिर हड्डियों के टूटने की स्पष्ट आवाज सुनी। यह अनुमान लगाते हुए कि बाघ वापस आ गया है और अपने शिकार को खा रहा है, इंस ने अपने साथी को गोली मारने का मौका देने के लिए कुछ देर इंतजार किया, क्योंकि वह जानता था कि शिकार टॉड से बराबर दूरी पर था। अगर थोड़ा पास नहीं तो टॉड भी बाघ के खाने की आवाज सुन रहा होगा। हालांकि कुछ नहीं हुआ और कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि टॉड निष्क्रिय क्यों रहा। तभी इंस को ख्याल आया कि शायद उसका साथी सो गया होगा, और उसने खुद गोली चलाने का फैसला किया। अपनी राइफल को शिकार की दिशा में मोड़ते हुए उसने अपनी राइफल की टॉर्च का बटन दबाया, जिसकी तेज किरण ने तुरंत एक विशाल बाघ को भैंस के अवशेषों को खाते हुए दिखाया। उसी समय टॉड की एक तीखी चीख सुनाई दी। उस दिशा से एक भयानक गुर्राहट, हल्की सी खटखड़ाहट की आवाज, एक और आधी दबी हुई चीख, और फिर सन्नाटा। इस बीच इंस ने अपनी राइफल टॉर्च की किरण बाघ से हटाकर उस शाम के पहले वाले बाघ से हटा ली थी। बाघ की आखिरी झलक उसे उस चट्टान पर पड़ी जिसके आधार पर टॉड बैठा था, और वह भैंस के अवशेषों से छिपकर झाड़ियों में जा गिरी थी। टॉड का उसे कोई पता नहीं चल रहा था। अपने दोस्त को बार बार पुकारते हुए इंस अंधाधुंध उस जगह की ओर दौड़ा जहां वह बैठा था। टॉड की राइफल, पानी की बोतल और सैंडविच का आधा खाली पैकेट जमीन पर पड़ा था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
यह एहसास उसे पागल कर रहा था कि उसके दोस्त को आदमखोर ने उठा लिया है। लिस इधर उधर भटकता रहा और जंगल में उसे ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह रास्ता भटक गया। दुख से व्याकुल और हर पल और भी हताश होता हुआ वह बेमतलब इधर उधर भागता रहा। तभी किस्मत से उस दुर्गा जाने वाले रास्ते पर ठोकर खाकर पहुंच गया, जहां वह पूरी गति से दौड़ा था। इंस की कहानी से अब यह स्पष्ट था कि हमें दो बाघों से निपटना था, एक घोषित मवेशी चोर और दूसरा उससे भी ज्यादा दृढ़ नरभक्षी। वे संभवतः एक जोड़ा थे, नर और मादा। हालांकि यह जरूरी नहीं था। मैंने अपने जीवन में ऐसा असामान्य संयोजन कभी नहीं देखा था। इंस द्वारा मवेशी चोर को एक विशाल बाघ और किसी भी तरह से अर्ध विकसित नहीं बताए जाने से यह संभावना खारिज हो गई कि वे एक ही नस्ल के दो बड़े शावक थे, जिनमें से एक में नरभक्षी प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। नरभक्षी को किसी ने नहीं देखा था। 15 मिनट के अंदर हमने गांव वालों को जगाया और लगभग 20 बल्कि अनिच्छुक मददगारों को इकट्ठा किया। हालांकि दोनों थूथन लोडरों के मालिक लालटेन, लाठिया, डंडे और माचिस लेकर फिर से आगे आ गए थे। श्रीमती मैक्टविश ने भी आने की जिद की और इंस ने भी, हालांकि वह लगभग थक चुका था। खोजी दल मैक्टविश और मेरे साथ जल्द ही उस चट्टान पर पहुंच गया जहां से टॉड को पकड़ा गया था। इधर उधर देखने पर हमें कुछ ही देर में एक अजीब सा रबर का जूता मिला जो उसके बाएं पैर से गिर गया था। जिस जगह से हमें वह जूता मिला था उससे हमने अंदाजा लगाया कि बाघ अपना बोझ लिए उस छोटी पहाड़ी की ओर बढ़ रहा है जहां से वह आया था। पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए हम आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां उसने सबसे पहले अपने शिकार को लिटाया था। उसके बाद ईंस के चिल्लाने और लड़खड़ाने से पैदा हुई आवाज से घबराकर वह आगे बढ़ गया था। हमेशा की तरह अब खून का एक निशान शुरू हुआ जो हमें पहाड़ी की तलहटी तक ले गया, जिसके साथ वह दाहिनी ओर चला गया। मैक्टविश और मेरे नेतृत्व में और अप्रत्याशित हमले के डर से एक दूसरे के करीब रहकर हम अपनी खोज में लगे रहे, लेकिन उस सुबह 3:30 बज चुके थे जब हमें बेचारे फ्रेड टॉड का कुछ बचा हुआ मिला। बाघ ने उसका लगभग आधा हिस्सा खा लिया था और यह एक भयावह दृश्य था। अब इंस पर एक गंभीर प्रतिक्रिया हुई, उसे उल्टी आने लगी। वह रोने लगा और अंततः बेहोश हो गया। उस भयानक दिन सुबह के 6 बज चुके थे, तब जाकर हम उसके अवशेषों को होसदुर्गा तक पहुंचा पाए, साथ ही अब पूरी तरह से असमर्थ इंस भी। हमने फ्रेड टॉड के बचे हुए शरीर को मैक्टविश की कार में बिठाया, जबकि मैं इंस को उसके बेचारे दोस्त की मोटर में बिठाकर ले गया और हम 9 बजे तक चित्रदुर्ग पहुंच गए। यहां इंस को स्थानीय निधि अस्पताल ले जाया गया और हमने दिन का अधिकांश समय इस तरह की घटना के बाद होने वाली उबाऊ आधिकारिक पूछताछ में बिताया, जिसे लगभग सूर्यास्त हो गया और हम होसदुर्गा और एक बहुत ही खाली खामोश ट्रेवलर्स बंगले में वापस लौट आए। हम उस रात उदास और निराश होकर सो गए, लेकिन बदला लेने के लिए पूरी तरह दृढ़ थे। खास तौर पर श्रीमती मैक्टविश ने पिछले 20 घंटों के मानसिक तनाव को वीरतापूर्वक सहन किया था और पूरे समय में उन्होंने हमारी बहुत मदद की। अगली सुबह हम फिर से घटना स्थल पर पहुंचे, जहां हमने अगले 3-4 घंटे सबूतों को जोड़ने में बिताए। जमीन सख्त थी क्योंकि कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी और आदमखोर का कोई निशान ढूंढना नामुमकिन था जिससे हम उसके आकार और लिंग का पता लगा सकें। इंस का पशु हत्यारे के विवरण से हमें लगा कि वह नर था, इसलिए पूरी संभावना है कि वह नरभक्षी मादा ही थी। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। आसपास कुछ न मिलने पर हम एक बार फिर उस जगह तक पहुंचे जहां हमें टॉड का शव मिला था, लेकिन कहीं भी हमें हत्यारे के पैरों का एक भी निशान नहीं दिखा। हमने आगे देखने की भी कोशिश की, लेकिन कठोर जमीन ने अपना राज अच्छी तरह छिपा रखा था और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद नरभक्षी का आकार और लिंग एक राज ही रहा। चित्रदुर्ग में हमारी अनुपस्थिति के दौरान गिद्धों ने भैंसों के शिकार के बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब हमें अपने अभियान को नए सिरे से शुरू करना था। उचित परामर्श के बाद
यह तय हुआ कि धोबी को जिस रास्ते से मारा गया था उसके पास ही भैंसों के लिए एक ताजा चारा रखा जाए। मैक्टविश उस पर बैठ सकता था, जबकि मैंने टॉड को जहां ले जाया गया था उसके पास एक चट्टान पर पेट के बल लेटने का फैसला किया। हमारी योजना मोटे तौर पर यही थी। अगर दोनों बाघ साथ साथ चलते तो मवेशी चोर चारा मार देता, और पूरी संभावना थी कि दूसरा बाघ, हालांकि आदमखोर था, दावत का मोह नहीं छोड़ पाएगा और वह भी उसमें शामिल हो जाएगा। इससे मैं दूसरी ओर, अगर वह शामिल नहीं भी होता तो भी आदमखोर शायद आसपास ही होगा, और चूंकि जिस चट्टान पर मैं लेटने वाला था वह पहाड़ी के साथ सीधी रेखा में थी और पिछले दिन उसके आने की दिशा में थी, मुझे उम्मीद थी कि अगर वह मेरे पास से गुजरे तो मैं उसे सुन और देख पाऊंगा। चूंकि जिस रास्ते पर मैक को बैठना था वहां कोई पेड़ नहीं था, इसलिए हमने जमीन में एक उथला गड्ढा खोदकर उसके ऊपर एक उल्टा गन्ने का तवा रखकर सुरक्षा की समस्या का समाधान किया। ये तवे विशाल तश्तरियों जैसे होते हैं और लगभग 6 से 8 फुट व्यास के, 18 इंच गहरे और लगभग 8वें इंच मोटे लोहे के पतरे से बने होते हैं। इनका उपयोग पूरे भारत में उन बर्तनों के रूप में किया जाता है जिनमें गन्ने की छड़ियों से रस पिघलाया जाता है, जिन्हें पहले कुचलकर इकट्ठा किया जाता था प्रेस से गुजरते हुए। इस रस को कड़ाही में उबाला जाता है और ये सुनहरे भूरे रंग का तरल बन जाता है, जिसे ठंडा होने और जमने दिया जाता है। फिर इसे 4 इंच के चौकोर टुकड़ों में काटकर गुड़ या ब्राउन शुगर बनाया जाता है। दक्षिण भारतीय गांवों में गुड़ ही एकमात्र चीनी है जिसका इस्तेमाल होता है। सफेद चीनी का प्रचलन कम है और लगभग हर उपजाऊ क्षेत्र के गांवों में गन्ने के बागान होते हैं, जिनके साथ गन्ने के बर्तन भी होते हैं। हम होसदुर्गा में इनमें से कुछ पहले ही देख चुके थे। ज्यादा देर नहीं बीती थी कि हम गांव से वापस आ गए। हमारे पास इनमें से एक तवा था जिसे आधा दर्जन आदमी डो रहे थे। साथ में एक तिरपाल भी था जिसे मैक अपनी कार में लाया था। साथ में रात बिताने के लिए जरूरी दूसरी चीजें भी थी। इस तवे को हमने अपने खोदे हुए उथले गड्ढे के ऊपर उल्टा कर दिया था। इसे जमीन से 4 जगहों पर पत्थरों से ऊपर उठाया गया था ताकि देखने और हवा आने जाने के लिए 6 इंच का गैप हो और गोली चलाने के लिए जगह भी। तवे के ऊपर हमने तिरपाल बिछाया और उसे फिर से उथले गड्ढे से खोदी गई थोड़ी सी रेत से ढक दिया। साथ ही इसे असली जैसा दिखाने के लिए कुछ कांटे, कटी हुई झाड़ियां, पत्ते वगैरह भी लगाए। हमने पूरी मेहनत से यह काम बखूबी किया कि दूर से देखने पर यह तवा जमीन में एक छोटे से उभार से ज्यादा कुछ न लगे। अब एक और पेचीदगी खड़ी हो गई जब मैक अंदर जाने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बैठने की जिद की। हम दोनों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। नतीजा यह हुआ कि आखिरकार मैंने और मेरे साथियों ने एक तरफ से पैन उठाया, मैक्टविश को अंदर आने दिया और फिर पूरी व्यवस्था बदल दी। दरअसल मुझे अंदर काफी सुरक्षित लगा क्योंकि उल्टा पैन एक तरह का बख्तरबंद बुर्ज बना हुआ था। फिर चारा बांधा गया और जिस चट्टान पर मुझे लेटना था वहां जाने से पहले यह तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर हम 3 तेज सीटियां बजाकर एक दूसरे को संकेत देंगे। मैं शाम 5 बजे तक अपनी चट्टान पर चढ़ गया, आराम से बैठ गया और घटनाओं का इंतजार करने के लिए लेट गया। मुझे याद है कि दिन भर सीधी धूप में रहने के कारण वह पत्थर बहुत गर्म हो गया था। दोस्तों, आज का भाग यही तक था। आगे की कहानी अगले भाग में करेंगे। दोस्तों, जिन प्यारे लिसनर ने सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं उन सब के आज मैं नाम लेना चाहता हूं, जिनके नाम इस प्रकार है। पहले है सूर्यकांत पाटिल जी टैबूनी से, सुभाष चंद्र साहू जी, यश जी इटली से, हैदर जी लंदन से, रौफ मलिक जी लंदन से, चंद्र प्रकाश जी इटावा से, सुरेश वाट जी, सावित्री देवी जी, एच परसन जी, बाबूलाल सालवी जी, रियाज मुला जी महाराष्ट्र से, पूजा रानी जी, धनंजय सिंह जी, निटुल जी, सोनाली पवार जी, इंशा तनवर जी, राकेश दुबे जी, अमरीश छेदा जी, उजैर खान जी, हुसैन जी, बिसी केसन जी,
अकीब सदानी जी, सैम जी, सुनील पनेटा जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्यारे रेगुलर और कुछ नए लिसनर। तो दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले खतरनाक भाग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना और आप सभी को शुभ रात्रि।